देखो है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। जैसे मान ली कोई स्टोरी होता है ना, उस पर नाटक नहीं करते हैं, जैसे मंचन कहते हैं उसको, कि मंच पे जाकर के उसी कैरेक्टर को डायलॉग की तरह या फिल्म बना करके प्रस्तुत करना किसी स्टोरी को। हाँ, उसी को नाट्य रूपांतरण करते हैं। ठीक है, वैसे बोल के या पूरा नाटक करके? पूरा बोल करके ओरल, मैंने जिस तरह पूरी एक्टिंग होती है मूवी की तरह, उस तरह करते हैं। देखो प्रत्येक कथा साहित्य में मुद्दा एक कहानी होती है, भाषा भी एक जैसी होती है, और फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों? वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं? क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है? कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य और समानताओं को समझना आवश्यक है। हम कह रहे हैं कि कहानी का नाट्य रूपांतरण मतलब जो स्टोरी एक अपने बुक में पढ़ी, किसी ने लिखी थी कोई कहानी, अब उसको किसी डायरेक्टर ने लिया और क्या किया कि उसका नाट्य रूपांतरण किया, मतलब नाटक के रूप में मंच पे जाकर के, स्टेज पे जाकर के उसको विजुअल करा दिया, सब लोग को दिखा दिया गया, बता दिया गया। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कहानी और नाटक में अंतर क्या है और कहानी और नाटक में समानताएं क्या है। समानता और असमानता पहले देखेंगे। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जैसे कि जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वही नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता और एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। हाँ, कहानी का मतलब क्या है? एक ने लिखा होगा और दूसरा पढ़ता है, बीच में किसी की तो जरूरत नहीं है। लेकिन नाटक का क्या है कि नाटक पहले लेखक है, उसके बाद निर्देशक मतलब कि डायरेक्टर होगा, पात्र मतलब कि जो एक्टर कलाकार होंगे वो होंगे, दर्शक देखने वाले, और कुछ लोग सुनने वाले श्रोता होंगे। तो ये सब लोगों को जोड़ता है, तो नाटक ज्यादा अच्छा है ना, बहुत लोगों को जोड़ रहा है। क्योंकि दृश्य का स्मृतियों पे से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। आप कोई चीज, पढ़ी हुई चीज को ज्यादा देर याद नहीं रख सकते, लेकिन कोई मूवी या कोई भी चीज देखी हो बचपन में भी, तो वो भी दृश्य अभी तक याद है, बिल्कुल अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं, हमारा ब्रेन ही ऐसा है। यही कारण है कि गोदान देवदास उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए और कई तरह से हुए। गोदान जो था मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी थी, उपन्यास था, नोवेल समझते हैं ना। देवदास एक चट्टोपाध्याय करके थे, उनके ऊपर मूवी बनी थी, दिलीप कुमार के समय भी और एक शाहरुख खान के समय भी, 2 बार मूवी बन गई। तो इस तरह से इसका बहुत बार नाट्य रूपांतरण किया गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये टेस्ट कर रहे हैं आप लोग? किस चीज का? ओके, गुड। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है? ठीक है, छोटा ही है, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है? नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। देखो भाई, कहानी या तो आप सुना सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने कोई स्टोरी सुनी है और यहाँ 10 बच्चे हैं, तो कोई कहानी मैंने रामायण महाभारत पढ़ तो उसकी स्टोरी आपको सुना दूंगा, और नहीं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो स्टोरी का तो ये, कहानी या तो कोई कह सकता है और नहीं तो सुन पढ़ सकता है, यही होगा। लेकिन नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसके लिए स्टेज चाहिए। ठीक है, नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्टर है ना, एक्टिंग के द्वारा दिखाते हैं। एक्टर अभिनेता होता है और एक्ट्रेस अभिनेत्री। ठीक है, अभिनय मतलब एक्टिंग प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, मतलब स्टेज पे पूरा चीज सजाया जाएगा ना। अगर मान लो कि किसी के फैमिली ड्रामा दिखाना है, तो पूरा ड्राइंग रूम, पूरा सब कुछ बनाना पड़ता है। वहां पे एक ऐसा घर किराए पे लेंगे, वहां पे डायरेक्टर सारी शूटिंग करेंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, मंच सज्जा होती है, उसमें संगीत भी होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है, लाइटनिंग होती है। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक ही कहानी होती है। अगर आप गोदान की स्टोरी पढ़ो या गोदान को आप उस पे देखो, दोनों में तो बात एक ही है। समानता यह तो कहानी नाटक दोनों में एक ही कहानी होती है, पात्र होते हैं। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई कैरेक्टर, पात्र मतलब कैरेक्टर, याद रखिएगा, पात्र होंगे। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें भी आपको सुनने को मिलेगा, और अगर आप देखोगे नाटक में तो उसमें भी मिलेंगे।
परिवेश होता है, नहीं कहते ग्रामीण परिवेश में गांव का पूरा दृश्य लिख करके बताएंगे, और यहाँ पे गांव का दिखा के बताएंगे। कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। क्रमिक विकास मतलब धीरे धीरे करके, जैसे अगर मान लो कोई कहानी स्टार्ट की गई है किसी कैरेक्टर की, तो बच्चा होगा, फिर धीरे धीरे, बच्चे के पास सीधे मार नहीं देंगे ना, वो धीरे धीरे ही स्टार्ट करेंगे, क्रमिक सीरियल वाइज होता है, ठीक है। संवाद होते हैं मतलब बातचीत होती है स्टोरी में भी। द्वंद्व होता है मतलब कि दोनों के बीच की बात होती है। और चरम उत्कर्ष होता है मतलब कहानी एकदम पूरा टर्निंग पॉइंट पे पहुंचेगा, एकदम पूरा क्लाइमेक्स तक जाएगा, वो वाली बात होती है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व तो एक ही है। अगर तो आ जाए कि नाटक और कहानी में क्या समानता है, तो ये सारी बातों को आपको पॉइंट में लिखना होगा, ठीक है। हाँ, 2-3 पॉइंट इसमें है ना, आप घर पे जा करके मैं भेज दूंगा, इसका लिख लेना, 4-5 चैप्टर लिख लोगे तो ये पता है। मैं पहले आपको बता दूं, एक बार इस वीडियो रोक रहा हूँ, देखिए बात नहीं कर सकते आप लोग कम। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। समस्त विस्तृत कथा वस्तु मतलब जो भी उसका कंटेंट है, कथा वस्तु मतलब कंटेंट, उसको समय और प्लेस के हिसाब से विभाजित किया जाता है कि ये सीन अगर मान लो यहाँ का है गांव का, तो गांव में पूरा सेटअप लेके जाके वहां पे नाटक मंचन करेंगे, ठीक है। अगर मूवी बना रहे हैं तो, और नाटक करना है तो जो मंच होगा, जो स्टेज होगा, सॉरी, वहां पर वो गांव की चीजें मतलब वो बैलगाड़ी रख देंगे, ये सब 1-2 जानवर बांध देंगे, इस तरह का बनाएंगे। और अगर वही लड़का पढ़ने के लिए शहर गया है तो फिर शहर का एक कमरा होगा, उसकी टेबल होंगे, कुर्सी होंगे, डेस्क होगा, इस तरह से, समझ रहे हैं। तो इस तरह से कथा वस्तु में बांटा जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा होता है जो कहानी में घटती है, सारे कंटेंट जो होते हैं, इंसिडेंट्स। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटित होती है। बच्चे का जन्म गांव में है तो गांव में दिखाओगे, बच्चा बड़ा होकर शहर में पढ़ने गया या शहर में नौकरी कर रहा है तो शहर का आप दिखाओगे। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो, घटना स्थान तथा समय विहीन हो, ना तो घटना का कोई प्लेस पता चले और ना कोई टाइम का पता चले। कहानी की कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुनकर निकाला जाता है, ठीक है। कहानी की कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। नाटक में दिखाना है तो एक एक इंसिडेंट्स को निकालेंगे, कौन सा इंसिडेंट्स निकाल करके आपको नाटक में दिखाया जाए, मंच पे कलाकार उसके ऊपर मंचन करे, ठीक है। तो वो एक एक चीज निकाला जाता है जो जो दिखाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। पूरे गांव का है तो पूरे मंचन, अगर स्टेज पे या मंच के ऊपर अगर गांव की सारी इंसिडेंट्स है तो सारे गांव का एक ही बार में सब कुछ क्लियर करके दिखा देंगे, एक के बाद एक। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसकी ईदगाह याद है आपको, ईदगाह, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का, जो एक छोटा बच्चा होता है दीवाल, हाँ चिमटा, मुंह बंद करे। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चे को उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस समय को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो मंच पे वो गांव का पूरा वो दृश्य उस जमाने का दिखाया जाएगा, वो 2, 4, 5, 10, 20 दुकानें बना दी जाएंगी जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं, टोली के निकलने की राह देख रहे हैं, इस तरह का बता सकते हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उसके संवाद दिए जा सकते हैं। जो संवाद मतलब डायलॉग, संवाद मतलब डायलॉग। देखो स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। जो स्टोरी है, दृश्य लिखना नहीं कहते, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखना। स्क्रिप्ट क्या होता है कि अगर मान लो कोई आपको एक चीज दिखानी है,
तो स्क्रिप्ट राइटर लिखेगा कि क्या, किस तरह से किसको क्या बोलना है, कौन सा डायलॉग बोलना है, ये किस तरह से यहाँ पे पूरा मंच तैयार किया जाएगा, स्टेज कैसे होगा, वो सब कुछ लिखता है। तो स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जाता है, जो भी स्क्रिप्ट होता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो, मतलब उससे मिलता जुलता अलग नहीं हो जाए। जो आप दृश्य विजुअल आप दिखाओगे, ठीक है ना, मंच पे या स्टेज पर, वो भी स्टोरी के जैसा ही होना चाहिए। क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो, ये नाटक की गति को बाधित करेंगे। जैसे मान लो कि कोई बिना मतलब का ऐसे छोटे मोटे चीजों को भी दृश्य पे दिखा रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, मंच पे स्टेज पे लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना कि नाटक स्लो हो जाएगा, लोग बोर होने लगेंगे। तो उन चीजों को निकाल दिया जाता है स्टोरी में से। स्टोरी की हर एक चीज को नाटक में नहीं दिखाया जाता। बात समझ रहे ना, ये वाली। और क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि इससे नाटक मंद हो जाएगा या धीमा हो जाएगा और लोग बोर भी होने लगेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, ठीक है, एक बिंदु से, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा कोई भी दृश्य। जैसे मान लो कि गांव का दिखाना है, तो सुबह में क्या कहते हैं, वो दिखेगा सूरज उग रहा है, फिर क्या कहते हैं, मुर्गे बांग दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर बैल जा रहे हैं, बैलों के गले में घंटी बज रही, इस तरह का एकदम पूरा मधुर जो भी है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। जे कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसके अगले दृश्य से जोड़ता है। एक कोई भी, अगर आप मान लो कि कोई चीज दिखा रहे हो, एक क्लिप समझते हैं, दृश्य, तो एक क्लिप ऐसे खत्म होना चाहिए कि अगला वहीं से स्टार्ट हो, ऐसा लगे कि जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, ठीक है। एक तो मिडल होगा उसका, एक स्टार्टिंग होगा और एक जो लास्ट होता है वो भी दिखाते हैं। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक और वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके बाय ओके, आपको भी चाहिए ऑनलाइन क्लास? हाँ, छोड़ना, एंजॉय कर जा, रिकॉर्ड कर लूंगा मैं कोई बात। लड्डू बोल दिया है, लड्डू ब्याह में जा रहे हैं सब, तो भाई लड्डू तो आना चाहिए ना। और भाई हरियाणा वालों को तो भाई बोलना जरूरी है क्योंकि घी के लड्डू बनते हैं, समझे हर्षिता? एक और, चलो मैं लड्डू के लालच पड़ गया, भूल गया मैं क्या था। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये खत्म ही होने वाला है। देख, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद ना हो, मतलब वहां कोई डायलॉग नहीं होगा, बस मतलब वो विजुअल आपको दिख रहा है। जैसे मान लो स्टार्टिंग है, मॉर्निंग का स्टार्ट का टाइम है, मॉर्निंग के स्टार्टिंग का टाइम है, तो अगर मान लो कि अगर मुर्गे बांग दे रहे हैं, सूरज उग रहा है, उस तरह का अगर आपको स्टेज पे चीज दिख रही है, तो वहां किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि सुबह हो गया, सब लोग अपने काम पे निकल गए। शुरू में 2 4 5 मिनट बिना बोले भी वो चीज स्टार्टिंग हो सकती है,
तो ऐसे भी दृश्य हो सकते हैं जिसमें किसी संवाद की जरूरत नहीं है, और उस दृश्य के द्वारा, उस विजुअल के द्वारा ही जो लेखक है या जो निर्माता है, डायरेक्टर है, वो अपनी बात को बता सकता है। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई। ये सब भी पूरा स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कि कोई चीज दो बार ना दिखाया जाए। अब मान लो विजुअल दिखाया गया है तो फिर पीछे से एक आदमी, अब मान लो कि आपने देख लिया, स्क्रीन पे समझ लिया कि मॉर्निंग का टाइम ही बताना चाह रहा है, फिर उसी तरह पीछे से एक डायलॉग बोले कि अभी सुबह हुआ है, मुर्गा बांग दे रहा है, उसी बात को फिर बाद में बोले, तो मतलब नहीं है ना उसका, बेकार है वो। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं और अगर नाटक भी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज मिसिंग है। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती, नहीं दिखती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती। उसने क्या क्या व्यंग किया है, नहीं कमेंट करते हैं जो राइटर लिखते हैं, उस चीज को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। उस चीज को आप कैसे दृश्य में कैसे दिखाओगे जो उसकी भावना थी, तो वो पॉसिबल नहीं होता। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, परिस्थिति मतलब की कंडीशन, सिचुएशन, परिवेश मतलब कि वहां का जो लोकल इन्वायरमेंट है, जो कि गांव है, शहर है, किस तरह का है, पात्र मतलब कि जो भी एक्टर होंगे उसमें, कथानक मतलब कि स्क्रिप्ट से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार के, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी टिप्पणी, टिप्पणी मतलब कमेंट, किस तरह की गई है। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने कौन सा एक्सप्लेनेशन राइटर ने, जो जिसने स्टोरी लिखी थी, उसकी किस एक्सप्लेनेशन को हम दृश्य में दिखाना है और कैसे दिखाना है, ये सब विवरण यदि पात्रों के माध्यम में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। अगर मान लो किसी पात्र के बारे में, किसी एक्टर के बारे में है, जो भी लोग काम करते हैं उसमें, तो जो डायलॉग बोलेंगे वहां पे, संवाद बोलेंगे, उसके द्वारा हम बता सकते हैं जब भी मंचन करेंगे तो नाटक का। नाटक का मंचन करना मतलब स्टेज पे दिखाना, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं, खुद ब खुद वो नाटक में वहां पे आ जाएंगे, जिससे पता चले। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं है। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब में से, नाटक का मंचन कैसे करेंगे, नाटक का मंचन कैसे करें, इसका क्या सारा उत्तर ही है कि दृश्य कैसे निर्धारित होंगे, पात्र कैसे निर्धारित होंगे, नाटक और कहानी में ये समानता है। हाँ, तो नाटक और कहानी में क्या वो बताई दिया शुरू में मैंने। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल, अभी मैं बता भी दूंगा सिंपल पेपर में जो क्वेश्चन है, लेकिन करा लीजिए इसको जरा, वो नहीं वाला। देखो मैं आपको एक बार है ना, यहाँ पर जो बच्चे घर पे देखेंगे या आप भी देखना, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता दूं कि नोट्स क्या है इसका, ठीक है। कहा जाएगा कि कहानी का नाटक में रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य मतलब कि डिफरेंस और समानता मतलब कि सिमिलरिटी को समझना आवश्यक है, ठीक है। एक ये हो गया पॉइंट। ये हाईलाइट जो करके भेजोगे, ये हाईलाइट भी आएगा उसमें वीडियो पे, वो तो हम सेव कर देंगे। तो ये तो वीडियो बन रही है ना। अच्छा वीडियो है। हाँ, इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता, इन सबों को जोड़ता है, ठीक है। इसे भी लिख सकते हैं आप। क्योंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद करते हैं। यही कारण है कि ये सारी चीजों की बार बार नाटक द्वारा हुआ है। तो कहानी और नाटक में क्या समानता है और नाटक कहानी से क्या अच्छा है बुराई, ये बता सकते हैं।
कहानी की क्या क्या, कहानी और इसमें क्या समानता है, ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। कहानी कही या पढ़ी जा सकती है, बाकी नाटक में ये सारी चीजें हो सकती, मंचन हो सकती है, मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है, सारी चीजें होती है, ठीक है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा, सुन रहा है ना यस, नहीं सुन रहा है तो बाद में सुन लेना। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा होता है जो कहानी में घटित होती है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान और किसी समय पर घटती है, इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद कथा वस्तु को सामने रखकर एक घटना को चुन चुन कर निकालना भी जाता है कि किन किन घटनाओं पर, और उसके आधार पर दृश्य बनता है, ठीक है। क्या जा बेटे, तो फिर आया ही क्यों। उसके बाद यहां से लिखिएगा, हर पैराग्राफ का फर्स्ट का 2 लाइन लिख देंगे, आपका नोट्स कंप्लीट है। ईद स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो, मतलब यह कि प्रत्येक दृश्य का क्या कथानक का हिस्सा है, क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा, है ना। ऐसे दृश्य भी हो सकते हैं जो अनावश्यक, और ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक हो गया। उसके बाद ये भी है, दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया था, ठीक है। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्राय दृश्यों में नहीं डाल पाती, तो ये ऊपर वाला भी लाइन लिख देंगे तो हो जाएगा। तो कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। तो अगर आपको नाट्य में रूपांतरण करना है तो क्या करना पड़ेगा, रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। समझा देता हूं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है और अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर गया होगा। तो ये चीज हम लोग दृश्य में दिखा सकते हैं जो स्टोरी में नहीं भी लिखी गई, बाद में बात करेंगे। आप लोगों को पता है 6, 7 सबका मैथ ही होगा, मैथ इस हफ्ते एक भी दिन नहीं हुआ आप लोग का, 2 आज और कल मैथ ही होगा आप लोग का, आज हमारा खून पिएंगे आप लोग। ध्वनि और प्रकाश चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। प्राय निर्देशक इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं, ठीक है। रूपांतरण में ये सारे नोट्स हैं आपके, बस ये लिख लिया हो गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, 5 नंबर का जो भी आएगा, 2-3 नंबर का। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। जैसे कि कहानीकार क्या कह रहा है, जो एक्टर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जल्दी बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये इसको करने के लिए क्या करता है कि नाटकीय प्रस्तुति में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, या जहां वह यह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, ये सारी चीज उसके दिमाग में चल रही है। बात समझे मेरी। तो ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, संगीत और मैंने पीछे से कोई बोलेगा, कोई कमेंट्री करेगा, इस तरह से हो सकता है। इसका रूपांतरण कठिन है ना। मान लो कि किसी आदमी के दिमाग में कोई बातें चल रही है, तो उसको कैसे करेंगे। मूवी में ऐसा होता है, कुछ सोचते हैं तो पीछे से कोई आदमी कमेंट्री की तरह करता है, तो पता चलता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाओ, जैसे मान लो कोई आदमी आपको विजुअल दिख रहा है, वो बोल नहीं रहा, बस उसके सोच रहा है। अब उसके चेहरे को देख के कैसे दर्शक पता लगाएंगे, तो वहां साउंड का मान। ये लास्ट लाइन अंतिम में जरूर लिखिए।
कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावना है। रंगमंच मतलब नाटक, ठीक है। रंगमंच मतलब समझते क्या होता है इसके? थिएटर, थिएटर कहते हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं, इसलिए रूपांतरण का पहला पार्ट यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुति देखी जाए। हो गया कक्षा। इसके कुछ क्वेश्चन बताते हैं। कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं हैं? स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। ये नहीं आएगा। दोपहर का भोजन भी मेरे पास गया नहीं, वो नहीं है। नहीं। ये आपके हिसाब से कहा गया है कि आपका दोपहर का भोजन जो आपने लंच किया उस लंच पे किस तरह का दृश्य, क्या बताओ, नाटक के रूप में बताइए इसको। ये नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आया भी है सैंपल पेपर, और दूसरा भी, तीसरा भी, कि कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व है, डायलॉग का। ऐसा क्यों? नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ दिए गए हैं, इन्हें देखकर संवाद लिखे, डायलॉग लिखे। कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक चैप्टर ये हो गया। चैप्टर 15 था आप लोग का ये।